दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोरशाला। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर अपन ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, इसको समझेंगे अपन एक स्टोरी की तरीके से। ठीक है, देखो क्या था कि इंडिया में एक टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात करें, इसलिए मैंने पेन का कलर भी ग्रीन कर दिया। ठीक है, तो देखो क्या था कि इंडिया में एक टाइम पे हम बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं थे। किस चीज के अंदर? एग्रीकल्चर के अंदर। तो हम किस पे डिपेंड करते थे बच्चों? दूसरे कंट्रीज पे हम डिपेंड करते थे फूड ग्रेन्स के लिए भी। ठीक है, एसेंशियल फूड ग्रेन्स जो होते हैं ना, जो कि हमको सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं सर्वाइवल के लिए, उन चीजों के ऊपर भी हम किस पे डिपेंड करते थे? दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड करते थे। ठीक है, फिर दूसरी कंट्रीज भी चलो ठीक है हमको मतलब हम हमारे को दे देते थे फूड ग्रेन्स वगैरह, चलो ठीक है दे देते हैं कोई बात। लेकिन फिर धीरे धीरे हुआ ये कि यूएसए से हम क्या कर रहे थे? यूएसए से हम डील कर रहे थे कि भाई आप हमें क्या करोगे? आप हमें फूड ग्रेन्स दिया करोगे। ठीक है, और बाकी चीजें जो भी आपको जरूरत है वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। डन। ठीक है, फिर एक टाइम ऐसा आया कि जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी, तो उस टाइम पे यूएसए ने इंडिया से कहा कि अगर आप ये लड़ाई अभी यहाँ पे नहीं रोकते हो, यानी कि आप अगर पाकिस्तान से इस लड़ाई को अभी नहीं रोकते हो, तो हम आपको फूड ग्रेन्स का एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, फूड ग्रेन्स का एक्सपोर्ट हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा धक्का इंडिया को कब लगा बच्चों? दूसरा धक्का इंडिया को तब लगा जब इंडिया एज यूजुअल जब फूड ग्रेन्स उनसे मांगती थी, मतलब उनसे ट्रेड करती थी, तो उन्होंने क्या करा, एक बार बहुत ही कोर्स यानी कि बहुत ही चीप क्वालिटी के जो फूड ग्रेन्स थे वो हमको भेज दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये दो इंसिडेंट हो गए, तब फिर इंडिया का मतलब खून खौला। यहाँ के लोगों ने सोचा कि यार नहीं, हम मतलब कब तक हम किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे यार, और क्यों रहना है जब हमारे पास में सब चीजें हैं, हमारे पास में रिसोर्सेज हैं, हमारे पास में लेबर है, हमारे पास में क्या है, थोड़ा सा नॉलेज की कमी है तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब सबने ये सोचा कि यार नहीं, इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें खुद मतलब आत्मनिर्भर हमें बनना पड़ेगा, हमें खुद को खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, तब सबने यहाँ पे क्या चीज एक्सेप्ट करी थी बच्चों? मॉडर्न टेक्निक ऑफ फार्मिंग को यहाँ पे एक्सेप्ट किया था। और जैसे ही मॉडर्न टेक्निक को एक्सेप्ट किया, तो हमने क्या बदलाव देखा कि हम वीट और राइस का जो प्रोडक्शन है उसको हम भरपूर मात्रा में कर पा रहे हैं, और इतना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं कि अब ये नौबत आ गई है कि अब हम दूसरे कंट्रीज को फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। ठीक है, और इसी को अपन किस नाम से जानते हैं बच्चों? इसी को अपन ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको बड़ी ही इंटरेस्टिंग लगी होगी स्टोरी। बस आपको पहले क्या करना है कि आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई इंडिया के साथ में हुआ क्या था, क्यों इंडिया को ये मोटिवेशन मिला कि नहीं यार, हमें तो अब सेल्फ इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, मतलब पूरा खुद के पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। ऐसा हुआ क्या था? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ कहाँ पे हुआ था, तो ये सारी चीजें आप यहाँ देख लोगे। ओके, सो द ग्रेट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस। अच्छा, अब देखो ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था वो सिर्फ दो फूड ग्रेन्स जो हैं हमारे, इसमें स्पेसिफिकली एम्फेसाइज इन्हीं उस पे किया था, फूड ग्रेन्स पे किया था। एक था व्हीट और दूसरा था राइस। ठीक है, सो इन इंडिया इन दी 1960s एज इज नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, सो व्हीट और राइस का जो प्रोडक्शन था 1960s के अंदर वो बहुत ज्यादा हुआ था हमारी कंट्री के अंदर, और इसी को अपन ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। अब बच्चों, ये जो प्रोडक्शन इतनी ज्यादा मात्रा में हुआ था, ये हुआ कैसे था? ये हुआ इसलिए था क्योंकि हमने मॉडर्न टेक्निक को यूज करने लगे थे। पहले तो क्या करते थे बच्चों, अपन पहले ना ट्रेडिशनल टेक्निक को हम यूज करते थे, और ट्रेडिशनल टेक्निक में क्या होता था कि ठीक है हम रेनफॉल पे डिपेंड कर रहे हैं, नहीं तो हमारा जो वाटर टेबल लेवल था वो भी काफी ऊपर था, तो वो चीज भी इरिगेशन में हेल्प कर जाती थी। और दूसरी चीज ये थी कि हमको इतनी नॉलेज नहीं थी कि भाई अपन यहाँ पे मशीन का भी यूज ले सकते हैं, या फिर अपन किसी और चीज और इंस्ट्रूमेंट का भी यूज ले सकते हैं खेती बाड़ी को आसान बनाने के लिए। ठीक है, अपने पास में किसी भी तरीके के मतलब HIV सीड्स नहीं थे, है ना, मतलब हाई क्वालिटी के सीड्स नहीं थे, कोई फर्टिलाइजर्स नहीं थे, कोई किसी भी तरीके के केमिकल पेस्टिसाइड्स, ये सब चीजें नहीं थी। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा जो प्रोडक्शन भी निकल के आता था वो बहुत ही लो हुआ करता था। फिर एकदम से जैसे ही हमने मॉडर्न टेक्निक एक्सेप्ट करी, उससे हुआ क्या कि हमारा प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया था। ओके, नाउ इट कुड हैपन ओइंग टू इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। ठीक है, तो अब ये हुआ कैसे था? क्योंकि इंडिया ने मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो है इसको एक्सेप्ट किया था, सच एज यूज ऑफ HYV सीड्स। अब देखो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती है बच्चों? सबसे पहले सीड्स आते हैं, तो सीड्स कौन से हैं? हाई यील्ड वैरायटी वाले सीड्स हैं। उसके बाद में वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम। अब यहाँ पे क्या था, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे इन्वेंशन हो चुका था,
तो अब सभी फार्मर्स क्या करते थे कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से अपने बड़े बड़े खेत जो होते थे उन सब में इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से पावर की हेल्प से वाटर को सप्लाई करते थे, ट्यूबवेल वगैरह से वाटर को सप्लाई करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वेल इरिगेशन सिस्टम आ गया था। ठीक है, सबसे पहले सीड्स की बात करी, फिर इरिगेशन सिस्टम, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल। ठीक है, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, तो फिर हमने यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज करना हमने स्टार्ट किया। फिर फार्म मशीनरीज को हमने यूज करना स्टार्ट किया। तो जब हमने इन सभी चीजों का स्टार्ट किया तो हमारा जो प्रोडक्शन था वो भरपूर मात्रा में होने लग गया था। ओके, नाउ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब अपन ग्रीन रेवोल्यूशन के जो भी पॉजिटिव इंपैक्ट थे एक बार इनको समझते हैं। ठीक है, सो इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत मतलब एक कह सकते हो कि मतलब एक ऐसी ग्रोथ देखने को मिली थी। ठीक है, सो इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखो अब यहाँ पे जैसे ही हमारा प्रोडक्शन बढ़ा तो वैसे ही एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ी थी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज कैसे बढ़ी थी बच्चों, देखो ट्रांसपोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई थी उस पॉइंट पे, क्योंकि गांव में क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन की हो रहा है, अब गांव से शहरों में तक भी तो लेके जाना है, तो ट्रांसपोर्ट के अंदर काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थी। फिर ट्रेडिंग के अंदर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज थी। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के जैसे ही हमारा प्रोडक्शन बढ़ा था वैसे ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी अपनी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। स्ट्रेंथनिंग द लिंकेज बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अब देखो बच्चों हुआ क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन से कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच का जो लिंक था ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज को कहां से मिल रहा था बच्चों, एग्रीकल्चर से मिल रहा था। तो इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। ठीक है, ट्रांसफॉर्म द फार्मर्स एज मार्केट ओरिएंटेड। अब देखो पहले की कंडीशन क्या थी, जब हम ट्रेडिशनल मेथड को यूज करते थे तो उस पॉइंट पे हमारे जो फार्मर्स हुआ करते थे वो जो खेतीबाड़ी करते थे वो सिर्फ सब्सिस्टेंस लेवल के लिए करते थे, यानी कि सेल्फ कंजम्पशन लेवल के लिए वो खेतीबाड़ी करते थे। अब चाहे वो कितने भी एफर्ट्स लगाएं उनका जो प्रोडक्शन निकल के आता था वो इतना ही होता था। ठीक है, कि वो खुद का और खुद की फैमिली का वो गुजारा कर सकें। लेकिन अब क्योंकि इतना ज्यादा प्रोडक्शन होने लग गया है तो सभी फार्मर्स का जो सोचने समझने की जो क्षमता थी वो बिल्कुल फ्लिप हो चुकी थी। यानी कि अब फार्मर्स को ऐसा लगता था कि यार सब्सिस्टेंस के लिए तो चलो ठीक है हो गया है, लेकिन अब क्यों ना इसको मार्केट में बेचा जाए, क्यों ना अपनी अर्निंग्स को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे सभी फार्मर्स कैसे हो गए थे बच्चों, मार्केट ओरिएंटेड हो चुके थे। ठीक है, पहले कैसे थे, पहले सिर्फ सब्सिस्टेंस के बारे में सोचते थे और अब ये लोग मार्केट ओरिएंटेड हो चुके थे। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स हैं जो कि कैसे हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव इंपैक्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन के। ठीक है, सबसे पहला क्या था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीज हुआ था, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी थी, फिर इंडस्ट्रीज और किसके अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर जो लिंक है वो काफी बढ़ गया था। फिर फोर्थ ये है कि फार्मर्स जो था उन्होंने अपना ओरिएंट वो बदल दिया था, ओरिएंट उन्होंने अपना क्या कर लिया था, उन्होंने मार्केट ओरिएंटेड थॉट अपने दिमाग में ला लिया था। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गए सारे पॉजिटिव पॉइंट। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की, क्योंकि देखो किसी भी चीज को जब हम यूज करना स्टार्ट करते हैं, जब अपनी लाइफ में भी हम कुछ नया करते हैं तो हर चीज के पॉजिटिव इंपैक्ट होते हैं और साथ ही साथ कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, हम हमेशा जब भी कोई चीज पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे अभी अपन ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, कोई भी एक्ट अपन पढ़ते हैं या फिर कोई भी ऐसे प्रोग्राम के बारे में अपन बात करते हैं तो उसके ना पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं लेकिन साथ ही में उसके बहुत से नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, अब वैसे ही बच्चों ग्रीन रेवोल्यूशन का भी नेगेटिव एस्पेक्ट था और ग्रीन रेवोल्यूशन का जो नेगेटिव एस्पेक्ट था वो ये था कि सॉइल की फर्टिलिटी बिल्कुल खत्म होती जा रही थी। पहले क्या हो रहा था कि पहले ट्रेडिशनल तरीके से जो खेती बाड़ी होती थी उसमें बिल्कुल भी किसी भी तरीके का केमिकल का यूज नहीं लिया जाता था, कुछ मतलब एकदम ऑर्गेनिक तरीके से खेती बाड़ी होती थी। ठीक है, मतलब सब्जियां भी एकदम ऑर्गेनिक फील देती थी, फ्रूट्स एकदम ऑर्गेनिक, जो धान होते थे, जो फूड ग्रेन्स वगैरह होते थे वो बिल्कुल ऑर्गेनिक। लेकिन अब क्या था कि प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, हम केमिकल्स को यूज कर रहे हैं, नो डाउट प्रोडक्शन हमारा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, हमारी बॉडी पे उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, हमारी बॉडी में डिजीजेस पनपने लग गई। चलो ये तो हो गई ह्यूमंस की बात, जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कम होने लग गई। इसीलिए आज के टाइम पे लोग अब वापस किस ट्रेंड को फॉलो करने जा रहे हैं, ट्रेडिशनल फार्मिंग को फॉलो करना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ अब आज के टाइम पे लोग ज्यादा से ज्यादा इंक्लाइन हो रहे हैं। तो सबसे पहला नेगेटिव इसका जो पॉइंट था वो ये था कि लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की जो फर्टिलिटी थी बच्चों वो काफी ज्यादा अब गिरती जा रही थी। ठीक है, डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल,
अब देखो पहले के टाइम पे क्या था, ट्रेडिशनल टाइम पे, कि हमारा जो वाटर टेबल थी वो बहुत मतलब अच्छी खासी ऊपर तक थी, ठीक है। तो इरिगेशन से और वाटर टेबल से काम चल जाता था और अच्छी मतलब फसल ठीक ठाक हो जाती थी। लेकिन अब क्या है कि हम धीरे धीरे हम क्रॉपिंग के पैटर्न को हम बदलते जा रहे हैं। तो इस वजह से हुआ क्या कि वाटर टेबल पे इसका बहुत इंपैक्ट पड़ा और वाटर टेबल जो थी वो हमारी काफी ज्यादा नीचे आ चुकी है, ठीक है। इंक्रीज द रीजनल डिस्पैरिटी। अब देखो रीजनल डिस्पैरिटीज भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। जैसे ना ग्रीन रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट था बच्चों, वो जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश के कुछ एरियाज में, तो वहां पे ज्यादा देखने को मिला था, ठीक है। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे एरियाज थे जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन अभी तक नहीं पहुंचा था। तो इससे हुआ क्या, इससे डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। इससे ना रीजनल आपस में रीजन्स में डिस्पैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। फोर्थ इम्पैक्ट है इसका इंटरपर्सनल इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज काफी बढ़ गई थी। अब इसके पीछे का भी रीजन यही है, ठीक है। इसके पीछे का रीजन भी यही है कि हमारे जो लोग हैं, कुछ तो ऐसे किसान हैं जो कि बहुत कमा पा रहे हैं क्योंकि उनके पास में क्या, उनके पास में पैसा है, तो वो मॉडर्न टेक्निक को यूज कर रहे हैं। कुछ ऐसे किसान हैं बेचारे जिनके पास में बिल्कुल पैसा नहीं है, तो वो इन मॉडर्न टेक्निक्स को यूज कर नहीं पा रहे, तो उनका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बहुत ही कम हो रहा है। तो इनइक्वालिटी कुछ हद तक ऐसे भी वहां पे बढ़ने लग गई थी, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या देख लिया बच्चों, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देख लिया ग्रीन रेवोल्यूशन का और नेगेटिव एस्पेक्ट भी अपन ने देख लिए ग्रीन रेवोल्यूशन के, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे अपन बात करते हैं बच्चों लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। देखो हम पालमपुर के अंदर है और पालमपुर में जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है फार्मर्स के बीच में, वो किस तरीके से हुआ है, तो इसको भी जरा समझो आप। सो स्मॉल लैंड्स आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स। जो छोटे साइज ऑफ लैंड है वो उनको कौन कल्टिवेट करता है, स्मॉल फार्मर्स उन्हें कल्टिवेट करते हैं। ऑन द अनदर हैंड more than half area of the village is covered by plots that are quite large in size। मतलब अगर आप अपनी बुक के अंदर देखोगे तो बुक के अंदर आपको एक फोटो दिखेगी, ठीक है, ग्रीन कलर की, मतलब ऐसे प्लॉट्स बने हुए हैं, उसमें काफी ज्यादा उसके अंदर डिवीजन है। तो उसके अंदर आप देखोगे कि जो बड़े बड़े प्लॉट्स हैं, ठीक है, वो उनके मालिक कौन है, मतलब हमारे पालमपुर के अंदर विलेज के अंदर जो लोग रहते हैं उसमें आधे से ज्यादा लोगों के पास में वो बड़े बड़े लैंड्स हैं, ठीक है। इन पालमपुर देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, ठीक है। पालमपुर के अंदर 60 फैमिलीज हैं जो कि मीडियम और लार्ज फार्मर्स की है। हु कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टर ऑफ लैंड, जो कि सिर्फ इतने से लोग कितना कल्टिवेट कर रहे हैं, 2 हेक्टर ऑफ लैंड कल्टिवेट कर रहे हैं। A few of large farmers have land extending over 10 हेक्टर और मोर। अब कुछ तो फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास में 10 हेक्टर या उससे भी ज्यादा लैंड है, ठीक है, लैंड एरिया इनके पास में है। नाउ विल द लैंड सस्टेन। अब देखो काफी बार क्वेश्चन आपके ये भी आता है कि जो लैंड है क्या ये सस्टेन कर पाएगा। भाई अब अपन ने डिस्ट्रीब्यूशन समझ लिया कि भाई जो गरीब किसान है, जो छोटे किसान है, उनके पास में छोटा लैंड है, ठीक है। जिनके पास में जमीन ही नहीं है वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो पूरी तरीके से डिपेंड करते हैं बड़े किसानों पे। ओके, ऑलराइट। सो यहाँ पे हमने जो पैटर्न है वो समझ लिया है, लेकिन अभी हमें ये समझना है कि जो लैंड है क्या वो सस्टेन कर पाएगा इस तरीके से, यानी कि जो छोटे फार्मर्स हैं उनके पास में स्मॉल पीस ऑफ लैंड है, जो ज्यादा जो फार्मर्स हैं, जो लार्ज फार्मर्स हैं, जो बड़े फार्मर्स हैं, उनके पास में बड़े लैंड मतलब बड़े पीस ऑफ लैंड्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि डिस्पैरिटी तो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, ठीक है। अब द क्वेश्चन इज विल द लैंड सस्टेन। सो लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, जो जमीन होती है वो एक तरीके से क्या है, एक तरीके का नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। इट इज नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन इट्स यूज। अब ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम इसको किस तरीके से यूज करते हैं। ओके, scientific reports indicate that the modern farming methods have overused the natural resources base, ठीक है। तो देखो साइंटिफिकली इस चीज को हमने मतलब इस चीज को हम क्लैरिफाई कर पाए हैं कि मॉडर्न फार्मिंग की वजह से हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हम ओवर यूज करने जा रहे हैं। मतलब जितना हमें नहीं करना चाहिए उससे काफी ज्यादा हम उसे यूज कर रहे हैं, और एक तरीके से ओवर यूज जो ये होता है, ये क्या होता है, ये एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है। In many areas, green revolution is associated with loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizers। अब बहुत सी जगहों पे क्या हुआ है कि जिस तरीके से हम ये फर्टिलाइजर्स केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, तो इससे ना सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज्यादा कम हुई है, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन से सॉइल फर्टिलिटी बहुत ज्यादा खत्म होने लगी है। Also, continuous use of groundwater for tube well irrigation has reduced the water table below the ground। अब जिस तरीके से अपन कंटिन्यू क्या कर रहे हैं इरिगेशन के लिए, हम जिस तरीके से ग्राउंड वाटर का यूज ले रहे हैं ट्यूबवेल वगैरह से, तो उससे हो क्या रहा है, जो हमारा वाटर टेबल जो है, अंडर वाटर टेबल हमारी बहुत ही नीचे जाती जा रही है, ठीक है।
इससे कि ड्रॉट की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, एक टाइम ऐसा था जब ट्रेडिशनल फार्मिंग हम करते थे, ट्रेडिशनल मेथड से जब हम फार्मिंग करते थे, तो उस पॉइंट पे क्या था कि ग्राउंड वाटर टेबल जो था वो हमारा बहुत ऊपर था। ठीक है, हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब ट्यूबवेल से हम जो ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर खींचते हैं, तो उससे जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है, विच इज वेरी मच अ सीरियस थिंग टू टॉक अबाउट। ओके, सो आई होप कि ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ऑलराइट, सो यहाँ पे बच्चों आपका ग्रीन रेवोल्यूशन पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। ठीक है, इसको आप एक स्टोरी की तरह समझिएगा, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट को भी ध्यान रखिएगा, तभी आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है बच्चों, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।